जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी को न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए हम क्लास 6 to 8 के लिए हम आज एसएसटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 बनाने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि महामंदी की शुरुआत इनमें से किस वर्ष हुई थी? तो आपका 1929 में हुई थी। याद रखिएगा कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आया था आपका 1929 में, ऑप्शन डी होगा। सेकेंड है क्वेश्चन है कि नदियों से निकलकर पहाड़ियों में सभी दिशाओं में फैल जाने वाला रूप चित्र है, तो ये आपका होगा रेडियल, ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन है कि रशियन क्रांति यानी रूसी क्रांति को अन्य किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो रूसी क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाने जाते हैं, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन का 4 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किन्होंने भारतीय राजनीतिक प्रणाली को अर्धसंघीय के रूप में वर्णित किया है? तो ये कि आपका केसी व्हीलर ने, यानी केसी व्हीलर ने भारतीय राजनीतिक प्रणाली को अर्धसंघीय कहा है, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन का 5 है। क्वेश्चन है कि बोलिविया में हाल ही में हुए संघर्षों इनमें से किससे संबंधित था? तो ये था आपका जल से, ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में सामान्य नहीं होती है? कहने का अर्थ ये हुआ है कि विकासशील देश और विकसित देश में कौन सा ऐसा चीज़ है जो सामान्य नहीं होते? तो ये आपका है तकनीकी उन्नति आपका देखिए विकसित देश में अधिक होते हैं, जबकि आपका विकासशील देश में इससे थोड़ा कम होते हैं, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक कच्चा लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है? तो ये आपका है उड़ीसा, यानी कच्चे लोहा के उत्पादन में आपका उड़ीसा का प्रथम स्थान पर है। उसके बाद आपका उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ आता है। तो आपके ऑप्शन में उड़ीसा नहीं है, इसीलिए क्या होगा, छत्तीसगढ़ होगा, ऑप्शन आपका डी होगा। जबकि याद रखिएगा लॉ एक्स का सबसे अधिक भंडार आपका कहाँ है? तो कर्नाटक में भंडार कहा सबसे अधिक कहाँ है? ये आपका कर्नाटक राज्य में है, लेकिन कच्चे लोहा का उत्पादन सबसे अधिक यानी उड़ीसा करता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ करता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन आपका है कि जनसंख्या संक्रमण के आधार पर निम्न में से कौन सा सिद्धांत सही नहीं है? कौन सा सिद्धांत सही नहीं है? ऑप्शन ए है कि पहले चरण में जन्म तथा मृत्यु दोनों की दर अधिक होती है, ये आपका सही है। आपका 2 है कि दूसरे चरण की विशेषता जनसंख्या में कमी होती है, ये आपका गलत है। दूसरे चरण में आपका बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है, कमी नहीं होती है, आपका बी ही गलत है। आपका बी जो है ये आपका गलत है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन है कि हिंदू विकास दर इनमें से किससे संबंधित है? तो ये आपका जीडीपी से संबंधित है, सकल घरेलू उत्पाद से, जीडीपी से संबंधित है। याद रखिएगा हिंदू वृद्धि दर ये जीडीपी से संबंधित है। ये आपका क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था। यह क्वेश्चन आपका 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन है कि किस वर्ष में वह अधिनियम लागू हुआ जिसके तहत जर्मनी में तानाशाही का आरंभ हुआ था? यानी किस वर्ष जर्मनी में तानाशाही आरंभ हुआ था? कहने का अर्थ यही हुआ, आपका ऑप्शन बी होगा 1933 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन है कि ज्वार पैदा करने वाला बल निम्न में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? तो ये आपका है होगा गुरुत्वाकर्षणीय बल और यानी केंद्रित त्यागी, यानी कहने का होगा अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन आपका बी होगा। क्या है? गुरुत्वाकर्षणीय खिंचाव और केंद्रीय त्यागी बल। केंद्र त्यागी बल कहने का अर्थ हुआ अपसारी बल। क्या होगा? अपसारी बल, जो आपका केंद्र से बाहर की ओर लगता है, केंद्र से बाहर की ओर लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन आपका 12 है कि स्पिनिंग जेनी के नामक मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका जेम्स हरगिव्स ने किया था। याद रखिएगा स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हरगिव्स ने किया था। क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन है कि निकासी का रूप चित्र जो वृक्ष की शाखाओं से मेल खाता है? तो यहाँ पर जगह ऑप्शन सी डेंट्रिक, ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन है कि धरती के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? धरती के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। आपका 14 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लैपलेस ने। किसने दिया था? लैपलेस ने। क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन है कि 1920 में स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे? ये था आपका लाला लाजपत राय। याद रखिएगा लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है।
क्वेश्चन है कि 1789 में जब फ्रेंच क्रांति हुई तब उस दौरान फ्रांस का राजा कौन था? तो उस समय फ्रांस का राजा था लुईस 16वां। कौन थे? लुईस 16वां थे। अब देखिए ये सभी क्वेश्चन आपका क्लास 10th का ही है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन है इनमें से कौन स्वतंत्रता संग्राम के समय यूपी किसान सभा से संबंधित नहीं थे? तो आपका जो ऑप्शन ए रामनाथ सिंह, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन आपका 18 देखिए, क्वेश्चन 18 है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को 1 जनवरी को राष्ट्रीय क्या है? बिल्कुल सही आपका 1 जनवरी को, याद रखिएगा, आरबीआई को 1 जनवरी 1949 ईस्वी को राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आपका ऑप्शन ए सही है। आपका 2 है कि ऋण से संबंधित सभी योजनाओं को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संभालेंगे, ये आपका सही है। आपका देखिए 1 सही है, 2 सही है। 3 है कि रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर होंगे, ये आपका गलत है। ये पहले गवर्नर थे। अभी कौन है? याद देखिए अभी आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास है। याद रखिएगा अभी वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत दास है। तो आपका ऑप्शन 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 किस में? देखिए 1 और 2 आपका किसी भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। इसका आंसर होना चाहिए आपका 1 और 2, यानी आपका ए भी सही है और आपका डी भी सही है। यहाँ कहा जाए तो आपका ए भी सही है, यानी केवल 2 और 1। याद रखिए 1 और 2 इसमें आपका दोनों सही है, जो आपका किसी भी ऑप्शन में सही से नहीं दिया है। एक चीज़ और याद रखिए आपका कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ है? आरबीआई का स्थापना हुआ, याद रखिएगा आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इस दोनों डेट को आप याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन 19 है कि वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेज़ी से कम होती है, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेज़ी से कम होती है, इसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं थर्मोक्लाइन। क्या कहते हैं? थर्मोक्लाइन कहते हैं। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 20 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या भारतीय राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है? अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा कौन सा भारतीय राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है? धन एवं बाहुबल का प्रयोग, ये आपका चुनौती है ही नहीं। राजनीतिक पार्टी कहीं से धन का उपयोग वो कर ही लेते हैं। आपका बी है मतदाताओं को अर्थपूर्ण विकल्प का प्रस्ताव, बिल्कुल सही है। देखिए राजनीतिक दलों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण यही होता है कि मतदाताओं को अर्थपूर्ण विकल्प, कहने का अर्थ हुआ है कि मतदाताओं को किस तरह से लुभाए, किस तरह से नहीं। अब देखिए जनता तो ऐसे नहीं लुभाएगा बिना काम किए हुए, तो यही सबसे बड़ी राजनीतिक दलों की चुनौती है कि जनता को किस तरह से उसको अर्थपूर्ण विकल्प दे। अब देखिए अभी 2024 में चुनाव है, ठीक। कुछ लोग कह रहा है कि मोदी जी जीतेंगे, ठीक। अब कुछ लोग कह रहा है मोदी जी नहीं जीतेंगे। तो ये जब तक मोदी जी का विकल्प नहीं रहेगा दूसरा, तब तक मोदी जी नहीं हार सकता है। तो यही अर्थ हुआ कि अर्थपूर्ण विकल्प दीजिए, ठीक है। मोदी जी हार जाएंगे तो आप बनाएंगे किसे प्रधानमंत्री, इसका तो ऑप्शन दीजिए। तो जब तक देश को ऑप्शन नहीं मिलेंगे तब तक मोदी जी हारने वाला नहीं है। तो यही अर्थ हुआ कि आपका अर्थपूर्ण विकल्प आपको देना होगा, ठीक है। सिर्फ कहने से नहीं होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन 21 है कि राजनीतिक दलों एवं उनके स्थापना वर्ष के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अब देखिए आपका ऑप्शन ए में है कि AITC का अर्थ हुआ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इसका स्थापना 2000 में, ये गलत है। इसका स्थापना 2000 ईस्वी में नहीं, इसका स्थापना 1988 में हुआ था। इसका स्थापना 1988 में हुआ था, लेकिन आपका ए जो है वो ऑप्शन ए ही आपका गलत है। फिर आपका CPI का स्थापना 1925 सही है। INC यानी राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885, ये भी सही है। बसपा यानी BSP का स्थापना 1984, ये भी सही है। तो आपका बी सही है, सी सही है, डी है, आपका ए ही गलत है, क्योंकि AITC इसका स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी। आपका ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन क्या होगा कि सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्न में से किस में जाती हैं? ये आपका भारतीय समेकित निधि में जाती हैं। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है कि इनमें से किसे स्ट्रेथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है? तो मेंटल के ऊपरी भाग को जाना जाता है। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से
निम्न में से किन्होंने ऐतिहासिक उद्देश्य को संविधान सभा में प्रस्तुत किया है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि उद्देशिका को किसने संविधान सभा में प्रस्तुत किया है। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को यानी प्रस्तावना को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। ऑप्शन आपका ये होगा। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि 2016 की मानव विकास रिपोर्ट का विषय क्या था। 2016 की मानव विकास रिपोर्ट का विषय क्या था। ये था आपका सभी के लिए मानव विकास। ऑप्शन सी होगा। अब देखिए मानव विकास का रिपोर्ट कौन जारी करता है, याद रखिएगा UNDP जारी करता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो UNDP जारी करता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय रिजर्व बैंक के लिए संदर्भ में सही है, यानी RBI के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है कि यह पूंजी से संबंधित मुद्दे पर नियंत्रित कार्य करता है। ऑप्शन बी है यह बैंकर के बैंक की तरह कार्य करता है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, RBI को कहते हैं, क्योंकि सभी बैंक पर नियंत्रण कौन रखता है, RBI रखता है। ठीक है, इसीलिए RBI को बैंकों का बैंक कहा गया है। ठीक है, अब देखिए अब सी में है कि इसका स्थापना 1930 में हुआ था। ये आपका गलत है। अभी बताया आपको कि इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। और याद रखिए RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो CD देशमुख थे। याद रखिएगा RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे, CD देशमुख। अभी गवर्नर कौन है RBI का, तो शक्तिकांत दास है। तो दोनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम के समय उत्तरी अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान के नाम से किसने अखबार निकाला था। तो ये निकाले थे तारकनाथ दास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका BPSC में पूछे गए प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन आपका 28 है। क्वेश्चन है कि भारत में होने वाली सूक्ष्म खेती में से एक है, तो ये आपका बाजरा आपका ये सूक्ष्म खेती का एक उदाहरण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन आपका है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के अभिलेखीय न्यायालय होने का अधिकार देता है। यानी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका ये है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो ये अनुच्छेद 129 में कहा गया है। ये भी क्वेश्चन आपका BPSC द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30 आपका क्वेश्चन है कि उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे लू कहते हैं। जब हम लोग को यानी बहुत गर्मी रहता है, बहुत यानी तापमान बढ़ जाता है, तो हम क्या कहते हैं, उसे लू कहते हैं। ऑप्शन आपका ये होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन आपका है कि 1857 के मशहूर विद्रोह सुप्रसिद्ध मंगल पांडे जिसका हिस्सा थे वो किससे संबंधित है। यानी मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे, तो अब याद रखिएगा 34वां नेटिव एलिफेंट्री से थे। ऑप्शन आपका ये होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है किसने कहा था कि राजनीतिक दल उन व्यक्तियों का समूह होता है जो अपने संयुक्त प्रयासों द्वारा आपसी सहमति से राजनीतिक उद्देश्यों के ऊपर राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देते हैं। यह कथन किसका है, तो याद रखिएगा यह कथन है एडमंड का। किसका, एडमंड का। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन कर रहा है कि वायुमंडल में परतों का सही क्रम है। देखिए आपका सबसे जो पृथ्वी के नज़दीक होता है ये आपका होता है क्षोभ मंडल। ठीक, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, उसके बाद मीसोस्फीयर यानी मध्यमंडल, फिर आपका होता है थर्मो क्षेत्र यानी वायुमंडल। ठीक है, आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका ये होगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मीसोस्फीयर और थर्मो क्षेत्र, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है। किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है, तो इसका उल्लेख है आपका अनुच्छेद 243 के ZD में, याद रखिएगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 35 है कि महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो महात्मा गांधी मात्र एक बार लिया है, वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 में। 1931 में महात्मा गांधी प्रथम बार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और उसके साथ याद रखिएगा सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय भी भाग लिया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन आपका 36 है।
क्वेश्चन है कि लखनऊ संधि किस वर्ष हुए थे? लखनऊ पैक्ट कब हुए थे? ये 1916 में हुए थे। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन आपका है कि महात्मा गांधी किस वर्ष दादा अब्दुल्ला की कानूनी समस्या को सुलझाने के डरबन पहुंचे थे? तो ये महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में यानी दक्षिण अफ्रीका के डरबन गए थे। ऑप्शन बी होगा। और दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? तो याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन है कि आय के बंटवारे के मापन के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा गिनी लॉरेंस वक्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है इनमें से कौन स्वराज पार्टी से अत्यधिक संबंधित था? तो याद रखिएगा स्वराज पार्टी का स्थापना सीआर दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो याद रखिए स्वराज पार्टी का स्थापना सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन बी होगा। चलिए आती है क्वेश्चन आपका है कि निम्न से कौन से देश सजातीय तथा धार्मिक मतभेद पर आधारित राजनीतिक झगड़ों के कारण 6 अलग अलग स्वतंत्र देशों में बट गया? ये होगा आपका ऑप्शन सी यूगोस्लाविया। क्या होगा? यूगोस्लाविया। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सी सहकारी समिति नहीं है? सहकारी समिति नहीं है। ऑप्शन ए है मध्य भूमि विकास बैंक, ये तो है। ऑप्शन बी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये आपका सहकारी समिति नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि टोबिन टैक्स किससे संबंधित है? टोबिन टैक्स किससे संबंधित है? ये विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से संबंधित है। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है कि भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन है? तो याद रखिएगा भारत का पहला चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। भारत का पहला चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये थे आपका BN राव। ऑप्शन आपका ए होगा। याद रखिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये थे BN राव थे। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन आपका 45 है। क्वेश्चन है कि 1857 में बिहार में विद्रोह किसने आरंभ किया था? तो बाबा कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि ब्याज दर किस नीति का भाग होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ब्याज दर किस नीति का भाग होता है? तो पूंजीगत नीति का भाग होता है। याद रखिएगा कि ब्याज दर पूंजीगत नीति का भाग होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है कि किस वर्ष नेपाल में लोकतंत्र को स्थापित करने की दिशा में आंदोलन आरंभ हुआ था? ये आपका 2006 में हुआ था। ऑप्शन आपका बी होगा। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है कि भारत में GDP का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाता है? तो लगभग 3% शिक्षा पर खर्च किया जाता है। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है कि इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो याद रखिए ये किया था आपका अर्नोल्ड टॉयनबी ने। ऑप्शन आपका डी होगा। अर्नोल्ड टॉयनबी ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है कि फ्रेंच क्रांति यानी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था? तो ये था आपका उच्च वर्ग। कौन थे? उच्च वर्ग थे। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है कि निम्न से क्या भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है? अब देखिए भारतीय संघ कहने का अर्थ हुआ कि संघ सूची का हिस्सा नहीं है। भारतीय संघ कहने का अर्थ हुआ कि संघ सूची का हिस्सा नहीं है। तो विदेशी ऋण ये संघ सूची का हिस्सा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी संघ सूची का विषय है। बीमा भी संघ सूची का विषय है। लेकिन मछली पालन ये आपका राज्य सूची का विषय है। तो आपसे कह रहे थे कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मछली पालन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 16वां लोकसभा चुनाव किस वर्ष आयोजित की गई थी? यानी 16वां लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुई थी? तो 2014 में 16वां लोकसभा के चुनाव हुए थे। याद रखिए 16वां लोकसभा चुनाव 2014 में हुआ था। और आपका 17वीं लोकसभा का चुनाव
कब हुए थे? ये आपका 2019 में हुए थे। और अभी जो होगा आपका 2024 में वो कौन सा होगा? तो ये होगा आपका 18वीं, याद रखिए 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में होगा, इससे भी ध्यान रखिएगा। और देखिए 16वीं लोकसभा चुनाव के स्पीकर कौन थे? 16वीं लोकसभा चुनाव में लोकसभा के स्पीकर कौन थे? ये थे आपका यानी सुमित्रा महाजन। और 17वीं लोकसभा जो अभी चल रहे हैं इसका अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष है, याद रखिए, यानी ओम बिरला है। अभी लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन कर आपका कि वह हरित क्षेत्र जहाँ गर्मियों में यानी भेतियास यानी भोटिया जनजाति जाते हैं, तो ये आपका यानी बगुयाल कहाँ जाते हैं? बगुयाल जाते हैं, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 54 है कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए भारत की सबसे बड़ी नदी कहा जाए, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कहा जाए तो ये आपका यमुना नदी है, जो गंगा की सहायक नदी है। लेकिन आपका इसमें यमुना नहीं है तो आपका हो जाएगा चिनाब नदी। क्या होगा? चिनाब नदी है, हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चिनाब नदी किसकी सहायक नदी है? याद रखिए चिनाब नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। चिनाब नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन आपका है 55 कि निम्न में से कौन सही नहीं है? निम्न में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए है कि राज्यसभा को मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव में मत देने का अधिकार नहीं होता है, ये आपका सही है। फिर आपका है 2 कि राज्यसभा को धन विधेयक पास या खारिज करने का अधिकार नहीं है, ये भी सही है। आपका सी है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यही आपका गलत है। याद रखिए धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं। धन विधेयक को केवल पहले लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन सी है वो आपका गलत है। और याद रखिएगा धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है। एक चीज़ और याद रखिए कि धन विधेयक को राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन तक ही रोक सकते हैं। याद रखिए धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक ही रोक सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 56 है। क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन यानी यूएन शब्द का प्रयोग आरंभ किसने किया था? यानी यूनाइटेड नेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किताब का फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। किसने किया था? रूजवेल्ट ने किया था, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गरीबी अंतर की सही परिभाषा है? गरीबी अंतर की सही परिभाषा है तो आपका जगह ऑप्शन सी कि गरीबी रेखा तथा उस रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की वास्तविक आय का अंतर, ऑप्शन सी होगा। 58 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अपराधों के लिए सजा के संदर्भ में सुरक्षा की बात करता है? एक अनुच्छेद 20 में दिया गया है। अनुच्छेद 20 में आपको दिया गया है कि दोष सिद्धि का अधिकार, यानी यदि आप पर कोई केस करता है, यदि आप पकड़ा जाते हैं तो आपको सिद्ध करने का एक अधिकार होता है कि आप निर्दोष है। आप सिद्ध कर सकते हैं कि आप निर्दोष है, ये आपको समय कोर्ट देते हैं। ये आपका अधिकार किस में मिला है? तो आपका अधिकार अनुच्छेद 20 में ये आपको दिया गया है। क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है कि किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में होते हैं? तो याद रखिएगा कोई भी यदि विकसित देश है तो विकसित अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान होता है। सबसे अधिक रोजगार किस में होता है? तृतीय क्षेत्र में होता है। लेकिन हालांकि भारत में भी आपका सबसे अधिक योगदान किसका है? तो तृतीय क्षेत्र का है, उसके बाद आपका द्वितीय क्षेत्र का है, उसके बाद आपका प्रथम क्षेत्र का यानी प्राथमिक क्षेत्र का है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए कि देखिए विकसित देश है तो सबसे अधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का है। वही बात करें कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक किस में होता है? तो ये आपका अल्प विकसित देश में होता है। अल्प विकसित देश में आपका सबसे अधिक योगदान किसका होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र का होता है। प्राथमिक क्षेत्र का अर्थ हुआ क्या? कृषि। तो जिस देश में कृषि का योगदान आपका सबसे अधिक है तो वो अभी क्या है? वो अभी अब अल्प विकसित देश है। तो भारत अभी क्या है? भारत अभी विकासशील देश है, ऑप्शन आपका इसका लेकिन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन है कि नाजी जर्मनी में जंग वाक क्या था? तो आपका जगह ऑप्शन डी 14 वर्ष से कम उम्र के नाजी युवा समूह। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न से कौन सी चुनौती विश्वव्यापी स्तर पर लोकतंत्र के लिए चुनौती नहीं है? लोकतंत्र के लिए चुनौती नहीं है, ध्यान रखिए। ऑप्शन ए है लोकतंत्र में परिवर्तन के समय मूलभूत चुनौतियां, आपका बी है लोगों की भागीदारी बढ़ाना। देखिए आपका तो ऑप्शन ए है लोकतंत्र में परिवर्तन के समय मूलभूत चुनौती, ये आपका तो चुनौती है
ये लोकतंत्र के लिए चुनौती है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा चुनौती नहीं है लोकतंत्र के लिए, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लोगों की भागीदारी बढ़ाना। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 62 है। क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन आपका है कि महानदी का उद्गम क्या है, तो आपका होगा रायपुर छत्तीसगढ़। महानदी कहाँ से निकलते हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलते हैं। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन है कि हाउ डेमोक्रेसी डाई नामक पुस्तक जो दुनिया में वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति प्रस्तुत करती है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है स्टीवन लेवित्स्की। ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन का आपका कि पेपर बनाने में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण घास है, तो ये आपका है बांस। यानी बांस से पेपर बनाए जाते हैं। और बांस क्या है, तो बांस आपका पेड़ नहीं है, बांस क्या होता है, ये घास का उदाहरण है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन है कि बेसल मापदंड किससे संबंधित है, ये भी आपका बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो ये आपका बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। याद रखिए, बेसल मापदंड बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भारत का निम्न जनसंख्या घनत्व वाला राज्य नहीं है, यानी किस राज्य की जनसंख्या घनत्व कम नहीं है, तो नागालैंड, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, इसका जनसंख्या घनत्व आपका कम है, लेकिन सिक्किम का जनसंख्या घनत्व आपका इसके इस तीनों के रिस्पेक्ट में क्या है, अधिक है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा, सिक्किम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन का आपका कि समतल सतह वाले समुद्री मुखों को कहते हैं, तो उसे ग्योट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्योट्स कहते हैं। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 68 है। क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चिमांगयुंग डुंग ग्लेशियर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 68 का ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 69 है। क्वेश्चन है मानव विकास सूची निर्माण में निम्न से कौन जुड़ा हुआ है, यानी मानव विकास का जो सूची का निर्माण है उससे कौन जुड़ा है, तो अमर्त्य सेन जुड़ा है। और याद रखिए, मानव विकास जो है इसका अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था सर्वप्रथम, तो ये किताब का पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक, याद रखिए महबूब उल हक, और उसके साथ थे अमर्त्य सेन भी। और याद रखिए, मानव विकास की प्रथम सूची 1990 ईस्वी में जारी किया गया था। और ये भी याद रखिए कि मानव विकास का रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, तो UNDP जारी करता है, इससे भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन 70 है कि भूकंप में एक एस वेव यानी एस तरंग यानी द्वितीय तरंग केवल यात्रा कर सकते हैं, यानी एस तरंग जो होता है आपका, एस वेव जो होता है आपका भूकंप तरंग के यानी द्वितीय तरंग जो होते हैं वो आपका केवल ठोस में गमन करते हैं, केवल ठोस में गमन करते हैं। आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है कि ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है वह कहलाते हैं, तो वह कहलाता है आपका मुख्य ऋण दर यानी प्रधान ऋण दर कहलाते हैं। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन आपका है कि द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो अधिक उपनिवेशवाद की आलोचना करते हैं कि लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है रोमेश चंद्र दत्त। ऑप्शन आपका डी होगा, रोमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन आपका 73 है। क्वेश्चन है कि दो क्रमागत तरंगों के बीच की क्षैतिज दूरी को क्या कहते हैं। अब देखिए कह रहा है दो क्रमागत, ये आपका वेव है, आपका दो क्रमागत तरंगों के बीच की दूरी ये आपका है और ये है, तो इसके बीच की दूरी क्या कहते हैं, उसे हम वेव लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम वेव लेंथ कहते हैं। अब चलिए हम ऑप्शन देखते हैं आपका, इसे क्या कहते हैं, वेव लेंथ यानी वेव लंबाई हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन 74 है कि तीव्र तकनीकी बदलाव में से पास होने वाली अर्थव्यवस्था की बेरोजगारी निम्न से कौन सी बेरोजगारी है, ये आपका जगह ऑप्शन ए, संघर्ष संबंधी बेरोजगारी। अब देखिए एक होता है आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी, याद रखिए क्या होता है आपका, एक होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी आपका ये कृषि क्षेत्र में होता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी ये आपका कृषि क्षेत्र में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है कि भारत में केवल सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, तो आपका बैरन द्वीप में है। बैरन द्वीप में आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि शिक्षा में निवेश मानव पूंजी को बढ़ाएगा? किसने कहा था शिक्षा में निवेश मानव पूंजी को बढ़ाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, थ्योलर, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो कोपेनहेगन के अनुसार ये आपका जगह मानसूनी गर्म ग्रीष्म के साथ, ऑप्शन आपका क्या होगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसा आपको कहा जाए तो भारत की जलवायु कैसे है? तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन है कि बायोम सत्याग्रह भारत के किस हिस्से में हुआ था? तो आपका केरल में हुआ था। बायोम सत्याग्रह केरल में हुआ था। क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन है कि फिलिप कर्व एक ऐसे कर्व के संदर्भ में दर्शाता है जिसमें मजदूरी की दरों में वृद्धि के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? ये आपका बेरोजगारी के विरुद्ध है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 80 है और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं, ऑप्शन आपका सी होगा, इसे आप याद रखिएगा। अब तो ये था आपका 80 क्वेश्चन। आप कहिएगा सर 40 क्वेश्चन कहाँ गया? तो 40 क्वेश्चन जो आपका सामान्य अध्ययन का है वो आपको अभी हम नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि आपका देखिए ये सेट भी आपका फुल सेट अभी तक कहीं नहीं आया है, मार्केट में आपका फुल टेस्ट कहीं नहीं आया है। ये आपका 80 क्वेश्चन वाला ही आपका सेट आया है, देख सकते हैं आप। देखिए इसका आंसर की यहाँ है, तो आप देख सकते हैं सिर्फ इसमें आपका 80 क्वेश्चन ही शामिल है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास 120 क्वेश्चन है और उसमें से आपको हम केवल अभी आपका 80 क्वेश्चन कराते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सेट ही आपका मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए मुझे 80 क्वेश्चन ही कराना पड़ता है। अभी देखिए आपका मार्केट में आ जाएगा, आ भी गया होगा तो हम देख लेंगे। यदि आपका आ जाएगा फुल टेस्ट तो आपको हम फुल टेस्ट करवाएंगे, लेकिन फिलहाल मेरे पास फुल टेस्ट नहीं है, मात्र 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। तो तब तक आप 80 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।